एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर रीट के बाद में होने वाली जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा होती है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के साथ में एक टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, पाचन तंत्र वाला। आज का हमारा ये टॉपिक नंबर 2 है, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि ये जो नोट्स है जो मैंने खुद ने बनाए हैं, और ये जो नोट्स है इसका जो सोर्स है वो एनसीईआरटी और आरबीएसई की 6 से लेकर 12th तक की बुक को कंबाइंड करते हुए मैंने इन नोट्स को प्रिपेयर किया है। और श्वसन तंत्र की एक क्लास जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें मैं आप लोगों को जो श्वसन तंत्र के रिगार्डिंग जो बेसिक चीजें थी, यानी कि वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन हो गया, इन दोनों में अंतर हो गया, किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है, ईस्ट में किस तरीके से जो है वो श्वसन होता है, और मानव का श्वसन तंत्र, जिसमें मानव श्वसन तंत्र में कंप्लीट मानव श्वसन तंत्र जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की हमारी ये जो क्लास है वो श्वसन तंत्र के रिगार्डिंग सेकंड नंबर क्लास है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम लोग जो है वो यहाँ तक यानी कि नी श्वसन, उच्च वसन, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सेकंड नंबर क्लास में, यानी कि हम लोग आज से यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को इसकी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। हम लोग बात कर रहे हैं श्वसन दर। श्वसन दर का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो 1 मिनट में कितनी बार श्वसन यानी कि सांस की प्रक्रिया करता है। कई बार क्वेश्चन बनता है और ये चीज इंपॉर्टेंट भी है। जैसे नवजात शिशु यानी कि जो नया पैदा हुआ जो शिशु होता है, उसके अंदर 45 प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में वो 45 बार जो है वो श्वसन की प्रक्रिया करता है। एक वयस्क मनुष्य होता है जो यंग होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसमें 15 प्रति मिनट होता है। और नींद में अगर मैं बात करूं, नींद यानी कि कोई वयस्क व्यक्ति जो नींद में है तो वो 10 प्रति मिनट जो है वो श्वसन दर करता है। और श्वसन की दर का जो मापन है वो स्पायरोमीटर द्वारा किया जाता है। ये नोट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि मानव जो होता है वो अपने फेफड़ों के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया करता है, लेकिन सभी प्राणी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। तो यहाँ पर पहले हम लोग प्राणी देखेंगे, फिर उनमें श्वसन अंग देखेंगे। जैसे मछली हो गई, झींगा हो गई, सीप जो मोलस्का संघ का प्राणी है, और ऑर्थोपोडा, इनमें जो होते हैं जैसे मछली वगैरह ये सब पानी में रहते हैं, तो इनमें क्या होते हैं, श्वसन के लिए क्लोम्स होते हैं, गिल्स होते हैं। उसके बाद में जैसे छिपकली हो गई, पक्षी, मनुष्य, स्तनधारी। अब स्तनधारी में जितने भी स्तनधारी है, मनुष्य वगैरह, वो सारे हो गए। अब गाय, भैंस, बकरी, वो सारे आ जाते हैं। और जितने भी सरीसृप है वो सारे के सारे जो है वो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। केचुआ और मेंढक जो है वो त्वचा के माध्यम से अपने श्वसन करता है। टिड्डे, मक्खी, तिलचटा और जो भी कीट होते हैं, कीट पतंगे, उनके अंदर श्वास नली पाई जाती है। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों की सीटेट में बना हुआ है। आगे हम लोग बात करें, जैसे स्पॉन्ज हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, चपटे कृमि हो गए, तो वो अपने शरीर की सतह के माध्यम से ही श्वसन करते हैं। आगे एक और नोट पॉइंट हम लोग देखेंगे। मानव में श्वसन का जो नियंत्रण होता है वो मेड्यूला ऑब्लांगेटा से होता है। श्वसन क्रिया से मानव के शरीर के भार में कमी हो जाती है। यानी मानव का जब हम लोग जो है वो सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का भार जो है वो धीमे धीमे कम हो जाता है। जैसे हम लोग सांस अंदर लेते हैं भार बढ़ता है, सांस निकालते हैं तो भार कम होता जाता है। श्वसन और दहन में अंतर देखिए, श्वसन और दहन में क्या अंतर है वो देखेंगे। यहाँ पर श्वसन और यहाँ पर हम लोग दहन देखेंगे। श्वसन जो होता है वो सामान्य तापमान पर यानी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। दहन जो होता है वो उच्च ताप पर होता है, बहुत ज्यादा तापमान की इसमें आवश्यकता होती है। श्वसन जो होता है वो मंद प्रक्रिया होती है, दहन जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, तेज प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया जो होती है उस पर एंजाइम का नियंत्रण होता है, और दहन की प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार के एंजाइम का नियंत्रण नहीं रहता है। श्वसन में एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो एटीपी के रूप में एनर्जी निकलती है, जबकि दहन की प्रक्रिया में CO2 वो पानी बनता है, यानी कि जल, और CO2 और H2O बनता है। ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश के रूप में भी मुक्त होती है। श्वसन जो होता है वो कोशिका के अंदर होता है, और दहन की प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका के अंदर होती है। अब हम लोग देखेंगे कोशिकीय श्वसन क्या होता है। यह चरण कोशिका के अंदर संपन्न होता है, इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर एक सारणी देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, योजक और क्रेब्स चक्र, इन तीनों को कंबाइन करते हुए ये देखिए आप लोग जो है वो इसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। ग्लूकोज के माध्यम से पाइरुवेट अम्ल बनता है,
जिसमें 3 कार्बन पायरुवेट बनता है, यानी कि पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल किसके माध्यम से बनता है? ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में। 3 कार्बन यहाँ पर होते हैं पायरुवेट के, यानी ग्लूकोज के कितने कार्बन? ग्लूकोज के 6 कार्बन, पायरुवेट के 3 कार्बन हो गए, और साथ में एनर्जी। ठीक है, उसके बाद में ये जो पायरुवेट होता है वो आगे जाकर 3 पार्ट्स में डिवाइड रह जाता है, यानी 3 तरीके से आगे और जो है वो ग्लूकोज का जो है वो अपघटन होता है। जैसे अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ईस्ट में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जो विघटन होता है उस प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं। और किण्वन की क्रिया जो होती है उसके माध्यम से क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और एनर्जी बनती है। ठीक है, ऊर्जा निकलती है, और इथेनॉल जो होता है वो 2 कार्बन युक्त होता है। ये तो हो जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में। उसके अलावा सेकंड नंबर पर जो होता है वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जो हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। पेशी कोशिकाओं में होता है तो उसके द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है और एनर्जी निकलती है। अब ये जो लैक्टिक अम्ल होता है वो 3 कार्बन युक्त होता है। और तीसरा जो ग्लूकोज का विघटन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसको हम लोग क्रेब्स चक्र बोलते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी निकलती है, और इसके माध्यम से जो एनर्जी है वो 36 या 38 एटीपी एनर्जी निकलती है। उसके अलावा एसिटिल को एंजाइम CoA मध्य की योजक कड़ी होती है, यानी कि क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस, यानी पहले ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है फिर क्रेब्स चक्र होता है, और इन दोनों के बीच में एक और अभिक्रिया होती है जिसको एसिटिल को एंजाइम बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हो गया, यहाँ पर क्रेब्स चक्र हो गया, इन दोनों के बीच में एक और अभिक्रिया होगी जिसको हम लोग एसिटिल को एंजाइम अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसीलिए इसको योजक कड़ी बोलते हैं। इसको 3-4 बार पढ़िएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को देखेंगे। इस प्रक्रम की खोज जो है वो एम्बर्डन, ऑटो मेयर हॉल व जे पार्सन द्वारा की गई थी, यानी एम्बर्डन पहला, दूसरा है ऑटो मेयर हॉल और तीसरा है जे पार्सन, इनके द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको EMP पथ भी बोलते हैं। ई यानी एम्बर्टन, यहाँ पर मेयर हॉल यानी कि M और पार्सन यानी कि P, इस तरीके से यहाँ पर इन तीनों के नाम हो जाते हैं, इसीलिए इसको EMP पथ बोलते हैं। यह प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है और बिना ऑक्सीजन के उपयोग के, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो ग्लाइकोस और लाइसिस शब्द से बना हुआ है। ग्लाइकोस जो होती है वो शर्करा होती है, लाइसिस जो होती है वो टूटना होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस शब्द का अर्थ होता है शर्करा का टूटना, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो 10 क्रमबद्ध चरणों में संपन्न होती है। 10 स्टेप होते हैं तब जाके ये जो है वो खत्म होती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी यानी कि एनर्जी बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो एटीपी जो एनर्जी होती है इसके कितने अणु बनते हैं? तो 4 अणु बनते हैं जो 2-2 में पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, जहां पर 2 एटीपी तो ये खर्च कर लेता है अपने काम करने में और 2 एटीपी यहाँ पर बच जाते हैं। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में टोटल कितने एटीपी का लाभ हुआ? तो 2 एटीपी का लाभ, 2 एटीपी खर्च, और कुल कितनी बनी? तो 4 एटीपी बन गई। उसके अलावा इसमें 2 अणु NADH प्लस H प्लस का भी बनता है। प्रत्येक NADH प्लस H प्लस से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा 3 एटीपी अर्थात 6 एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या बोला है हम लोगों को? 3 एटीपी, तो यानी कि इसमें क्या बोला है, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है उसके द्वारा भी एटीपी का निर्माण होता है। तो 2 एटीपी हम लोगों को यहाँ से भी मिल गए। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो देखिए 2 एटीपी यहाँ पर बन गए, और 2 जो है वो हम लोगों को यहाँ पे 2 अणु किसके बने? 2 अणु जो है वो यहाँ पर हम लोगों के बन गए NADH प्लस H प्लस। अब यहाँ पर NADH H प्लस H प्लस जो होता है इसके 2 अणु बने हैं, और यहाँ पर एक NADH प्लस H प्लस से 2 एटीपी बनते हैं। तो 2 है तो उससे कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, यानी 1 से जो है वो 3 बनेंगे, तो 2 से कितने बनेंगे? 6 एटीपी। तो यहाँ पर कुल मिला के जो है वो 6 एटीपी का निर्माण हो गया। तो 6 एटीपी के किससे बने? 6 एटीपी एक तो इससे बने NADH प्लस H प्लस, और दूसरे यहाँ पर जो है वो हम लोगों को यहाँ पर जो 2 एटीपी का लाभ हुआ, तो टोटल कितने एटीपी हो गए? 8 एटीपी। तो इस प्रकार कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, उसमें कितने एटीपी का लाभ हुआ? तो 8 एटीपी का लाभ होता है। उसके अलावा पायरुविक अम्ल जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। पायरुविक अम्ल का सूत्र C3H4O3 होता है, जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि यहाँ पर जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन युक्त
होता है, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ में बता भी देती हूँ। यहाँ पर देखिए, पाइ पाइरुवेट अम्ल जो कि 3 कार्बन युक्त था, ग्लूकोज था 6 कार्बन युक्त और पाइरुवेट 3 कार्बन युक्त। आगे देख लेते हैं हम लोग, और भी इसमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं। ग्लाइकोलाइसिस सभी जीवों में समान रूप से होती है तथा ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में पाई जाती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है वो सभी जीवों में समान रूप से होती है, यानी कि सभी में होती है। ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में ये प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरा हम लोग देखेंगे योजक अभिक्रिया, जिसको हम लोग एसिटिल कोएंजाइम अभिक्रिया, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था ऊपर जो फ्लो चार्ट में, ये वो अभिक्रिया है योजक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के जो अधात्री यानी मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर होती है। इस अभिक्रिया में पायरुविक अम्ल का एक कार्बन, पायरुविक अम्ल जो था उसका कार्बन का परमाणु CO2 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसीलिए इसे ऑक्सीकारी कार्बोक्सिलीकरण भी अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि पायरुविक अम्ल का एक कार्बन परमाणु CO2 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है, CO2 के रूप में ऑक्सीकृत होता है, इसीलिए ऑक्सीकृत होता है, इसीलिए ऑक्सीकारी अभिक्रिया। और CO2 है यानी कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, इसीलिए इसको वी कार्बोक्सिलीकरण बोल रहे हैं। तो कंप्लीट मिला के ये ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में पायरुविक अम्ल का पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पहले ऑक्सीकरण होता है, बाद में को एंजाइम ए से जोड़कर एसिटिल कोएंजाइम, यानी कि एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो C2 होता है, 2 कार्बन युक्त होता है। यह एसिटिल कोएंजाइम ए के निर्माण की अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, एसिटिल कोएंजाइम बन गया जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने का काम करती है, इसीलिए इसको योजक अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर पायरुविक अम्ल जो 2 कार्बन युक्त होता है, ऑक्सीकरण होता है तो एसिटिल कोएंजाइम बनता है। एसिटिल कोएंजाइम के 2 अणु बनते हैं और NADH2 के भी 2 अणु बनते हैं। तो NADH2 के एक अणु से 3 ATP बनते हैं, तो 2 अणु से कितने ATP बने? टोटल 6 ATP। तो यहाँ पर हम लोगों को कुल कितने ATP का लाभ हुआ? 6 ATP का। 2 अभिक्रियाएं देख ली हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद जो होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, इसीलिए इसको सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। सिट्रिक अम्ल में अम्लीय ग्रुप जो होता है वो COOH के 3 अणु होते हैं, यानी कि सिट्रिक अम्ल में जो अम्लीय ग्रुप होता है वो COOH के 3 अणु होते हैं, इसीलिए इस चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। यानी कि 3 अणु है इसीलिए ट्राई बोल रहे हैं। ठीक है, सिट्रिक अम्ल जो होता है उसमें 6 कार्बन युक्त होता है। सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6H8O7, यानी कि 6 कार्बन युक्त यह होता है। यह अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और अंतिम उत्पाद जो होता है वो 6 अणु अंतिम उत्पाद 6 अणु CO2 व 6 अणु जल और 24 ATP का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में कुल कितने ATP बन गए क्रेब्स चक्र में? तो टोटल जो है वो 24 ATP हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। अब जो भी हम लोगों ने देखा है उसको हम लोग एक बार जो है वो कंप्लीट फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं, एक कंप्लीट सारणी के रूप में कि कौन सी प्रक्रिया है, पहले वो देखेंगे, फिर कौन से स्थल पर होती है और कितनी इससे एनर्जी मिलती है, ताकि पता चले कि टोटल जो है वो जो अभी हम लोगों ने देखा था कि श्वसन की प्रक्रिया में 36 से 38 ATP का लाभ होता है। तो कैसे 36 से 38 ATP बनते हैं, ठीक है, वो अब हम लोग कंप्लीट देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है, जहां पर 8 या फिर 6 ATP का निर्माण होता है। या तो 8 ATP बनेंगे या 6 ATP बनेंगे। योजक अभिक्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में होती है, यहाँ पर 6 ATP बनते हैं। क्रेब्स चक्र जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ पर 24 ATP बनते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने बन गए भाई? अगर 6 लेते हैं तो 36 हो गए और 8 लेंगे तो 38 हो गए। तो या तो 36 ATP का लाभ होगा या फिर 38 ATP का लाभ होगा। ये सारणी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी क्वांटिटी क्या होता है। श्वसन में मुक्त होने वाली CO2, यानी कि जितनी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो जितनी CO2 मुक्त होती है और जितनी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं उसका जो आयतन होता है, उसके आयतन का जो अनुपात होता है उसको ही हम लोग श्वसन गुणांक बोलते हैं। और RQ यानी कि रेस्पिरेटरी क्वांटिटी का जो मापन होता है वो गैनोंग श्वसन मापी द्वारा किया जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता भी है और पूछा भी गया है। श्वसन गुणांक यानी कि श्वसन में जो विमुक्त CO2 है उसका आयतन और श्वसन में प्रयुक्त जो ऑक्सीजन है उसका आयतन।
अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किन-किन का कितना-कितना श्वसन गुणांक होता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है, वसा का श्वसन गुणांक 0.7 होता है, प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.7 से 0.9 होता है और अवायवीय श्वसन का अनंत होता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि 1 से कम किस-किस का होता है, तो वसा और प्रोटीन दोनों का 1 से कम होता है, 1 किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का और अनंत अवायवीय श्वसन का। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल का 1 से अधिक और मांसल पादप जो होते हैं उनका 0 होता है। आगे देख लेते हैं। अनॉक्सी श्वसन व किण्वन दोनों में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो अनॉक्सी श्वसन होता है और किण्वन होता है, दोनों को ही जो है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों में अंतिम उत्पाद जो होता है वो अम्ल और अल्कोहल बनता है और साथ ही साथ CO2 का निष्कासन होता है। यानी अनॉक्सी श्वसन करेंगे तो भी अम्ल बनेगा, किण्वन करेंगे तो भी अम्ल बनेगा। दोनों के द्वारा अल्कोहल भी बनेगा, अम्ल भी बनेगा और CO2 भी बनेंगे। तो ये एक तरीके से इनकी समानता हो गई। अब हम लोग देखेंगे अनॉक्सी श्वसन और किण्वन में अंतर क्या है। भाई समानता है तो देख ली कि भाई ये ऐसे हो रहा है, ये भी ऐसे हो रहा है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है इनमें, तो देखिए अनऑक्सी श्वसन कोशिका के भीतर होता है, किण्वन जो होता है वो कोशिका के बाहर होता है। अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहती है और किण्वन की प्रक्रिया में जीवाणु व कवक की आवश्यकता रहती है। इसमें कोशिका की आवश्यकता रहती है, इसमें जीवाणु व कवक की आवश्यकता रहती है। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है वो तथ्य देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान जो है वो विसरण की क्रिया द्वारा होता है। यदि वातावरण में वायुदाब अधिक है व फेफड़ों में वायुदाब कम है, यानी कि हमारे फेफड़ों में वायुदाब कम है, तो बाहर की वायु फेफड़ों में आएगी। भाई शरीर के अंदर वायुदाब कम है तो जरूरत है तो बाहर की वायु आ जाएगी अंदर। वातावरण में वायुदाब कम है और फेफड़ों में ज्यादा है, भाई ज्यादा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर वायु को निकालेंगे। जैसे जैसे जंतु के शरीर का आकार बढ़ता है, उस अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने में असमर्थ होता है। यानी जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, जैसे जैसे जो है वो कोई भी जीव का आकार जैसे जैसे बड़ा होगा, तो उस जीव के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो अकेला जो है वो विसरण दाब नहीं कर सकता। तो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन करता है। जैसे कि हम लोग देखें, जो फेफड़ों की वायु होती है, जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, निःश्वसन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ऑक्सीजन 21% ग्रहण करते हैं, लेकिन छोड़ते कितनी है, 16.4%। CO2 हम लोग कितने लेते हैं, 0.04%, लेकिन छोड़ते कितनी है, 4.4%। नाइट्रोजन हम कितनी ग्रहण करते हैं, 78, और छोड़ते भी 78 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बना भी है और बन सकता है। आगे हम लोग एक और नोट पॉइंट देख रहे हैं। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट से अंतः श्वसित करता है, जिसे ज्वारीय आयतन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बना है कि ज्वारीय आयतन में प्रति मिनट कितनी जो है वो मिलीलीटर वायु को मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो 6000 से 8000 तक। ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसे अनॉक्सिया या फिर हाइपोक्सिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन का रंग, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है वो हाइपोक्सिया या अनोक्सिया किसको बोलते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उस पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसको हम लोग अनोक्सिया बोलते हैं। भाई ऑक्सीजन की कमी तो अनऑक्सिया, हाइपोक्सिया भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन HB का रंग बैंगनी होता है, जो ऑक्सीकरण के बाद में गहरे लाल रंग के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। कई बार क्वेश्चन बना भी है कि जो हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वो बैंगनी होता है, लेकिन ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के जुड़ जाती है हमारे शरीर में। जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करते हैं, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग जो है वो लाल हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। अब हम लोग कुछ रोग देखेंगे, श्वसन से संबंधित कुछ रोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु द्वारा फेफड़ों के संक्रमण, यानी कि निमोनी रोग किसके कारण होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु द्वारा होता है। कई बार क्वेश्चन बना है कि निमोनिया रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। तो निमोनिया जो है वो कौन से जीवाणु के कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और जीवाणु है ये, कवक नहीं है। फेफड़ों में संक्रमण होता है। इस रोग में व्यक्ति के फेफड़ों में क्या होता है, तरल भर जाता है, लिक्विड आ जाता है, पानी हो जाता है, जिसके कारण रोगी को सांस लेने में भी दिक्कत रहती है।
आगे हम लोग देखेंगे सिलिकोसिस या फिर कि जिसको हम लोग एस्बेस्टोस भी बोलते हैं। यह रोग ऐसे व्यक्तियों में होता है जो सिलिका या एस्बेस्टोस की खानों में काम करते हैं, यानी कि सिलिका या फिर एस्बेस्टोस की जो खदानें होती है, जो फैक्ट्रीज होती है, उनमें काम करने वाले लोगों में ये रोग हो जाता है। फेफड़ों का कैंसर किसको बोलते हैं? अत्यधिक धूम्रपान करने से श्वास नली में जो उपस्थित छोटे छोटे सीलियां होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो हानिकारक कण जिसके कारण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। श्वसन से संबंधित अन्य कुछ रोग है जो कॉमन है, जैसे कि आप लोगों को अस्थमा हो गया, श्वसनीय शोथ हो गया, वात स्फीति हो गया, ये कॉमन है। इसमें से क्वेश्चन इंटरनली जो है वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, डेप्थ में नहीं बनते। जो डेप्थ में बनते हैं वो मैंने बता दिए। आगे देखेंगे हम लोग गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन व CO2 के परिवहन का माध्यम क्या होता है? रक्त होता है, यानी कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और रक्त के माध्यम से CO2 का निष्कासन करते हैं। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में आरबीसी के द्वारा होता है, यानी कि 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा। उसके अलावा 97 का तो हो गया, अब 3% बचा। 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है घुलित अवस्था में। अब ऑक्सीजन का परिवहन हो गया, अब आता है जो है वो CO2 का परिवहन। तो 20 से 25% CO2 का परिवहन आरबीसी हीमोग्लोबिन के द्वारा, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, और 7% जो पीछे लगभग बचा है वो CO2 प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में निकल जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे इस ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर, जो मुझे इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करना था, यानी नोट्स में पहले ये इंक्लूड करना था, बट मैं जो है वो नोट्स जब बनाए तो ये मेरे रह गया, तो मैंने सबसे इसको लास्ट में डिस्कस किया है। लास्ट में जो है वो मैंने नोट्स में इसको इंक्लूड किया है। ऑक्सीश्वसन या अनऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे CO2 व H2O बनता है, और अनऑक्सीश्वसन में भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है जिसमें अंतिम उत्पाद जो होता है वो एथेनॉल व लैक्टिक अम्ल व CO2 बन जाता है। तो अनऑक्सीश्वसन जो होता है इसके अंदर अंतिम उत्पाद एथेनॉल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीश्वसन में प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में और सेकंड चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अनऑक्सीश्वसन की कंप्लीट प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। उसके अलावा ऑक्सीश्वसन जीवों और पेड़ों में होता है, अनऑक्सीश्वसन जो सूक्ष्म जीव, यीस्ट, जीवाणु आदि में होता है। ऑक्सीश्वसन में जो 36 से 38 एटीपी का लाभ होता है, यानी 36 से 38 एटीपी बनते हैं, और जो अनऑक्सीश्वसन होते हैं उसके अंदर 2 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु में 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और ग्लूकोज के एक अणु से 54 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब ये ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर देख लिया। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन व हीलियम गैस यानी कि हेलोक्स का उपयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन बना है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। हेलोक्स यानी कि हीलियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कृत्रिम श्वसन में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के आज जो है वो श्वसन तंत्र वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इसकी कंप्लीट PDF जो काफ़ी लंबी है, 22 पेजेस की है, इसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।